नमस्कार, स्वागत है आपका KYC में यानी नो योर कंपनी में। और आज हम बातचीत करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी टेगा इंडस्ट्रीज से। क्या करती है ये समझने के लिए आपको शो में कंटिन्यू करना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कंपनी के ग्लोबल CFO मनोज कुमार अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां देख लेते हैं। बाजार में निचले स्तरों से तेज रिकवरी, नीचे से निफ्टी 130 और निफ्टी बैंक 250 अंक सुधरा। रिलायंस, इन्फोसिस, LNT की तरफ से मिला जोश, लेकिन मिड कैप की हालत खराब, इंडेक्स करीब 1% नीचे। कल GST काउंसिल की अहम बैठक, ऑनलाइन गेमिंग कसिनो पर 28% GST लगाने की होगी चर्चा। SUVs पर 22% कंपनसेशन शेयर संभव। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग पर लग सकता है 5% GST। मौजूदा साल में फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए जारी हो सकती है एक और सब्सिडी, आवास की एक्सक्लूसिव खबर। फैक्ट, मद्रास फर्टिलाइजर में 16% तक की तेजी, दूसरे फर्टिलाइजर शेयर्स भी 5% तक चढ़े। ग्लोबल बाजार में रॉ शुगर के दाम 3% तक उछलने से चीनी शेयर्स में बड़ी मिठास। सिंभावली, शक्ति, KCP, मवाना, उगर शुगर में 15 से 20% का उछाल। दिग्गज बलरामपुर, धामपुर, त्रिवेणी में भी 5% से ज्यादा की तेजी। और CNBC आवास की खबर पर मुहर, ब्लॉक डील के बाद GMM फॉडलर 14% नीचे, करीब 80 लाख शेयर्स का सौदा, 1700 रुपए के भाव पर हुई डील। पहले एक नजर बाजार पर डालते हैं, इससे पहले कि हम टेगा इंडस्ट्रीज की तरफ जाएं। मात्र 50 पॉइंट नीचे है इस वक्त निफ्टी, जो काफ़ी नीचे चला गया था, लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास। अब इसमें अच्छी एक रिकवरी देखने को मिली, लेकिन मिड कैप में गिरावट है और तगड़ी गिरावट है। लगभग 400 पॉइंट, 385 पॉइंट की वीकनेस देखने को मिल रही है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि मिड कैप शेयर्स में काफ़ी दबाव है। बैंक निफ्टी ठीक ठाक है, करीब 150-200 पॉइंट के नीचे है। तो आप ये कह सकते हैं कि रिकवरी है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी सी दबाव देखने को मिल रहा है। एक राय लेते हैं गाबा जी से। गाबा सर, स्वागत है आपका। और ये एक बहुत अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली है निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। तो क्या यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड बनेगा निफ्टी में? वेल, गुड आफ्टरनून नीरज। ऐसा है कि जो हमने परसों बार देखा था उसका इम्पैक्ट 3-4 दिन होना चाहिए। आज दूसरा दिन है, तो मुझे लगता है कि ये जो रिकवरी देख रहे हैं इसको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। लेकिन ये नॉर्मल रिकवरी है, ये नॉर्मल रिएक्शन कहूंगा इन अ डाउन मूव। नीचे तो आया है, फिर ऊपर ये नॉर्मल रिकवरी है, रिएक्शन है। जब तक ये सस्टेन नहीं करता, पूरा अच्छा नहीं बनता, तब तक इस पर डाउट रहेगा रिकवरी पर। कहां पर होगा यहां से कह सकते हैं। अब ट्रेड करा है 18,365। हाँ, आज का लो शायद बन चुका हो, लेकिन मंडे को 18,700 पार करना जरूरी है। एक बार वो पार कर 18,600 भी चल जाता है, अगर वो पार कर ले, उसके ऊपर क्लोज मिलता है, फिर हम कहेंगे द वर्स्ट इज ओवर। या मे भी हम थोड़ा साइडवेज मूव में है, ये हो सकता है थोड़ा बेरिश बायस हो। ये रिकवरी में इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, बैंक निफ्टी हालांकि थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रांग लगता है निफ्टी के मुकाबले, ये फैक्ट है, लेकिन पूरे मार्केट को ही ऊपर जाना पड़ेगा ना। और बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट निकाल लेता हूं तो मुझे लगता है कि एक मिनट निकल सकता है कि यस, मिल गया। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, लोअर लेवल करीब 43,100। सुबह हमने बात की थी कि करीब 18,200, 18,000 का जोन है, वहां से बाउंस मिलना चाहिए। लेकिन बैंक निफ्टी में एक्चुअली देखा जाए तो 43,800 ये पार करे तब कहेंगे यस, इसमें रिकवरी है। फिलहाल अभी जो हाई देखा है 43,400 के आसपास, इसमें इतना कॉन्फिडेंस लगता नहीं। हो सकता है आप मुंह मिले, लेकिन लेट्स सी 3 तक, 3.5 तक क्या होता है। लेकिन रियल रिकवरी अगर आएगी तो मंडे को आएगी, आज नहीं लगती मुझे। लेकिन सर 18,600 तो काफ़ी दूर है अभी यहाँ से। इसीलिए तो जरूरी है वो। थोड़ा रिएक्शन में थोड़ी हम खुश खुश हो जाएंगे अपने आप को देखकर। हाँ, आज की रिकवरी काफी गिरावट हुई है। जो कल शॉर्ट किया, आज फ्राइडे है, तो आज वो शॉर्ट कवर करेंगे। ये हो सकता है शॉर्ट कवरिंग रिकवरी है, ये बाइंग की रिकवरी चाहिए हमको। बाई करने के लिए एक कॉन्फिडेंस से भरी हुई रिकवरी चाहिए, जो गाबा जी को लगता है सोमवार को हो सकती है। आज थोड़ा साइडवेज रहेगा। लेकिन सर, चलिए कुछ स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं। दो सेक्टर हैं जो आज बिल्कुल उनको कोई फर्क नहीं, वो शानदार रैली। उसमें एक फर्टिलाइजर है, दूसरा शुगर का सेक्टर है। फैक्ट को देखिए, मद्रास फर्टिलाइजर देखिए, क्या बढ़िया रैली बनी है। खबर भी आई है उसमें कि ठीक है, सब्सिडी की एक और किस्त आ सकती है। कोई इस स्पेस में कोई स्टॉक आपको अच्छा लगता है फर्टिलाइजर्स में? एक्चुअली मैंने कल देखा था फर्टिलाइजर स्पेस में नेशनल फर्टिलाइजर। मैं देखता हूँ अगर मुझे अभी मिल जाए चार्ट उसका, तो मैं नेशनल फर्टिलाइजर मिल गया। इसका जो ब्रेकआउट मिला था हायर टाइम फ्रेम में करीब 65 के आसपास मिला था। अब ट्रेड करा है 71 पे।
मुझे लगता है इस पे एक अपमूव मिलना चाहिए। हो सकता है आते दिनों में 90-95 का जोर भी देखने को मिले। जो रिसेंट हाई 75 का देखा हमने नेशनल फर्टिलाइजर पे, वो पार कर लेगा ऐसा मुझे लगता है। तो स्ट्रक्चरली अपमूव है, कॉन्ट्रेक्शन हुआ फिर अपमूव शुरू हुआ है और इस बार में ताकत है। तो मेरे ख्याल से नेशनल फर्टिलाइजर पर ध्यान देना चाहिए। और आपने शुगर की बात की, तो उगर शुगर मुझे अच्छा लगता है। यस, उगर शुगर में एक तेजी है, अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड करा है 99, लगता है ये अच्छी जगह पे जा रहा है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है इसमें। फ्रेश बाइस कलर जनरेट हुआ है आज उगर शुगर। सर बलरामपुर चीनी भी बढ़िया 4% 5% की उछाल दिखा रहा है। जी हाँ, बलरामपुर चीनी मैंने 1 बजे के शो में रेकमेंड किया, इसलिए मैंने अभी शुगर उगर किया, क्योंकि उसको रिपीट नहीं करना था मुझे। यस, ओके। बढ़िया है बलरामपुर चीनी। ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न है। इनको 350 380 एक जोन है सपोर्ट का। मुझे लगता है बलरामपुर चीनी 450 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा उसके लिए। 450 स्ट्रेंथ है। मैटर ऑफ टाइम। अच्छा, डिवीज लैब का चार्ट गावा सर खोलिए, दिखाइए जरा, डिवीज लैब दिखाइए। 3358 फ्यूचर्स में इसका प्राइस है और ये देखिए सर, ये ऊपर गया, आज का चार्ट देखिए ऊपर से फिर नीचे आ गया। क्या लगता है आपको डिवीज लैब में? एक्चुअली मैं दिवीज लोग को रिवर्सल के लिए फॉलो कर रहा हूँ करीब 8-10 दिन से। हाँ। मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन उसकी जगह मुझे पता है कहां से कंफर्मेशन मिलेगा। वो है 3450। डीवी से जब 3450 पार कर लेगा तो मुझे लगता है वो रिवर्सल पैटर्न आ जाएगा, फिर बॉटमिंग और पैटर्न आएगा, फिर एक अपमूव मिलना चाहिए वहां पर। मैं इसको स्टॉक कर रहा हूँ 8-10 दिनों से, लेकिन मेरा वो लेवल नहीं आया है। जिस दिन लेवल आ जाएगा 3450, वहां पर एक बाइंग होती है डीवी से। 3450, क्या बढ़िया है। 3450 वो लेवल ध्यान रखिए, वहाँ से बड़ा रिवर्सल इसमें आता हुआ दिखेगा। चलिए अब बात करते हैं आज की कंपनी के बारे में, जिसके प्रबंधन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तेगा इंडस्ट्रीज़ के सीएफओ, ग्लोबल सीएफओ मनोज कुमार अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी कंपनी है सर, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है उसको समझने के लिए कंपनी करती क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जितना मैं समझ पाया हूँ दर्शकों के लिए कि मिनरल्स हैंडलिंग का काम ये कंपनी करती है। ज़मीन से जो निकल के आता है उसके बाद ऊपर जो प्रोसेसिंग होती है, जो मशीनें करती, उसके लिए ये पार्ट्स बनाते हैं। सही कहा सर मैंने? यही करते हैं आप लोग? थोड़ा इसमें ऐड कर दो नीरज जी। जी पहले करिए। तो शो में कॉल करने के लिए आपका दर्शकों को। बेसिकली हम जो ओर निकलता है माइन से, जब मिल में आता है, उस मिल में ओर की साइजिंग होती है। साइजिंग इसलिए होती है कि उसमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो उस मिल के लिए जो मिल लाइनर बनाते हैं, वो मिल लाइनर हम बनाते हैं जो कि कंज्यूमेबल्स है, कि वो मिल लाइनर ग्राइंडिंग मीडिया के साथ उस ओर को क्रश करके साइजिंग करती है। दैट इज द मेजर क्या बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ आवर प्रोडक्ट। सो इसे बेसिकली कंज्यूमेबल्स जहाँ पे हम हेल्प करते हैं मिनरल को साइजिंग करने के लिए। ओके, तो देखिए ये और थोड़ा सा ऐड किया, समझाया अग्रवाल जी ने कि ये काम करती है, बहुत ही स्पेसिफिक। मेरे ख्याल में शायद ऐसा थोड़ा बहुत काम AIA इंजीनियरिंग करती होगी, जो जिसको डायरेक्ट पेयर इसका मान सकते हैं, लेकिन बड़ी यूनिक कंपनी है। अग्रवाल साहब, क्या आपकी कंपनी जो इस वक्त इंडस्ट्री की स्थिति है, मतलब जो हम लोग सुनते हैं कि स्लो डाउन हो सकता है, कैपेक्स साइकिल हो सकता है, लेकिन आप लोग कहते हैं इससे आपके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्यों? तो मैं वापस एक चीज रिपीट करता हूँ जो हमने साल में पहले बात की थी लिस्टिंग के समय, कि हमारी कंपनी जो है मेनली ओपेक्स साइड में है। सो ओपेक्स का मतलब जब मिल चलती है उनको हमारा मटेरियल चाहिए होता है। तो हमारी जो साइकिल कैपेक्स साइकिल नहीं है। तो 95% हमारा जो सेल होता है वो ओपेक्स के लिए ही होता है। तो जब तक मिल चलती है उनको हमारा माल चाहिए। और आपको ये एक और इनपुट दे दूं कि जनरली क्या होता है, मेटल लाइन में मिल्स बंद नहीं होती है स्लो डाउन में। वो थ्रूपुट कम कर सकते हैं मगर मिल बंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए जनरली स्लो डाउन के केस में हमारे इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एंड इसीलिए स्लो डाउन जो हम बात कर रहे हैं अभी, जो ऑन द वर्ज ऑफ इम्पैक्ट आने वाला है, हमें स्लो डाउन हमारे बिजनेस पे कोई विजिबिलिटी दिख नहीं रही है अभी। और हम पहले भी इसमें कभी लूप में नहीं आए हैं, तो ये स्लो डाउन हमको इम्पैक्ट नहीं करेगा। मनोज जी, इसमें एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, आप जब ये कहते हैं कि कोई असर नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मिल चलनी है तो आपके जो प्रोडक्ट की ज़रूरत उनको लगेगी। लेकिन फिर अगर मान लीजिए वो नया कुछ नहीं कर रहे हैं, उसी
सर्टेन प्रोसेस को ही वो बार बार रिपीट करें, और जो कंज्यूमेबल मतलब कि वो जो इक्विपमेंट यूज़ हुआ ख़राब हो गया 6-8 महीने में, दूसरा चाहिए उनको चलाने के लिए, तो फिर तो एक एन्युटी टाइप का ये हो जाएगा। तो फिर ग्रोथ कैसे होगी इसमें? तो इस पे आपका क्वेश्चन सही है। तो ग्रोथ दो तरीके से होती है। एक तो ये होती है कि हम मार्केट से इंक्रीज करते हैं, दैट मीन्स हम कंपटीटर से उनका शेयर लेते हैं। तो अगर देखेंगे हमारे बिजनेस में क्या होता है, 75 से 80% रिपीट बिजनेस आता है, हाँ। और 20 से 25 नए कस्टमर्स आते हैं, जहाँ पे हम अपनी टेक्नोलॉजी उनको शेयर करते हैं, उनको बेनिफिट शेयर करते हैं, और वहां से नए कस्टमर लाते हैं। और दूसरा बिजनेस आता है कैपेक्स से। आपका कहना सही है कि कैपेक्स का स्लो डाउन होता है, तो कैपेक्स साइकिल में नए मील्स अगर सिस्टम में नहीं आएंगे तो टू दैट एक्सटेंट हमारा उतना बिजनेस सफर करता है। बट जैसे मैंने कहा 95% बिजनेस हमारा स्पेयर और कन्वर्जन से आता है, वो बिजनेस हमारा ऐसा इम्पैक्ट नहीं करता। तो ये जो 75% रिपीट वाला है, इस पे असर नहीं पड़ता, लेकिन जो 25% है एक्विजिशन आप करते हैं, नए वाले लेते हैं, उस पर पड़ता है। उसकी इस समय स्थिति क्या, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट कैसा है एक्चुअली आजकल? तो आप देखेंगे कि मेटल साइड जो है अभी ऑलमोस्ट पीक पे ही है। तो जैसे क्या है, हमारा जितना बिजनेस है मेनली गोल्ड और कॉपर साइड में है। तो मिल आयरन की खपत जो होती है ग्लोबली 78% टू 80% गोल्ड और कॉपर में होती है, बिकॉज वहां पे सबसे ज्यादा वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है। और गोल्ड और कॉपर का जो आज के दिन में प्राइस ट्रेजेक्टरी है काफी अच्छा है। तो इसीलिए उस पर्टिकुलर सेक्टर में हमको कोई स्लो डाउन या कोई लो ऑफ डिमांड नजर नहीं आती है। और एक बात और भी नोटिस करने की है कि 2008-9 में जो भी स्लो डाउन आया था ग्लोबली, उसमें क्या मिल लाइनर और जो प्रोड्यूसर उन्होंने भी काफी सीख ली थी। तो आजकल वो भी क्या करते हैं, काफी हद तक अपना जो प्रोडक्शन है वो फॉरवर्ड सेल कर देते हैं 70-80%। तो उनका हेजिंग जो जो रेशियो काफी इंप्रूव हो गया है, उसके चलते भी उनकी रिलायंस काफी बेटर हो गई है और काफी वेटेबल हो गई है। तो 80% का जो मार्केट शेयर गोल्ड कॉपर गोल्ड होने के कारण, और उसकी मार्केट विजिबिलिटी बहुत क्लियर है, इसीलिए बिल लाइनर मार्केट में हम कोई अभी स्लो डाउन नहीं देख रहे हैं एज फार एज हमारा प्रोडक्ट रिलेटेड। ओके सर, आपका मैं नंबर्स देख रहा था, तो इसमें मार्जिन आप मेंटेन करें या थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है। मुझे अपने इस मार्जिन पिक्चर को समझाइए हमारे दर्शकों और इन्वेस्टर्स को, कि वो मार्जिन आपकी किस चीज़ से प्रभावित होती है। अगर आपका बिजनेस इतना सर्टेन है और क्लाइंट आपके इतने सर्टेन है, तो वो किस चीज़ से इम्प्रूव होती है? हमारे केस में क्या नीरज जी की ऑपरेटिंग लिवरेज है। तो जितनी हाई वॉल्यूम में जाएंगे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे EBITDA मार्जिन में ऑलवेज आएगा। तो आप देखेंगे कि हमारा जो क्वार्टर टू क्वार्टर मार्जिन इंप्रूव हो रखा है, और लंपीनेस के कारण हमारा जर्नी क्या होता है, H1 थोड़ा सबड्यूड होता है, H2 ऑलवेज बेटर होता है। ऑन एन एवरेज क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीमेंट में हम जो पहले से बोल रखे हैं कि मार्जिन जो हमारा ट्रेंड है 21 से 23% का, हम उसकी तरफ ऑलरेडी अग्रसर कर रहे हैं। और H1 में आप देखेंगे हम क्लोज टू 20% मार्जिन पे अचीव कर चुके हैं, जो कि लास्ट ईयर थोड़ा सबड्यूड था बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑन द साइड ऑफ रॉ मटेरियल एंड द लॉजिस्टिक कॉस्ट। और हमारी उम्मीद है कि H2 में मार्जिन इंप्रूव और भी होगा, और हम जो 21 का जो एक एक मिशन लेके चल रहे हैं उसकी तरफ हम अचीव होते हुए दिख रहे हैं इन क्वार्टर टू एंड गोइंग फॉरवर्ड, H2 एंड गोइंग फॉरवर्ड। ओके सर, जो आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है, और वॉल्यूम में भी और वैल्यू में भी बताइए हमें। उसमें कोई इम्प्रूवमेंट इंक्रीज हो रहा है? चूँकि आप वो कह रहे हैं वो जो 25% हिस्सा है वो बढ़ाते हैं आप, तो वो क्या है इस समय सिचुएशन क्या है उसकी? 25% मैंने नीरज दो चीज बताई। एक बताई कि 25% में करीबन कुछ पार्ट होता है नए कैपेक्स के, और कुछ पार्ट होता है कि हम कंपटीटर से कस्टमर को लेते हैं। तो उस पार्ट में भी हमारा जो आज के दिन में जो रेशियो 25% का है वो बरकरार है। तो हम वो दोनों डायना प्राइम सेगमेंट जो बताया था वहां पे नए कस्टमर आ रहे हैं, और हम ऑल्सो एबल टू टेक न्यू कस्टमर्स इन आवर नॉन डायना प्राइम सेगमेंट। तो वो जो हमारा रेशियो है अभी भी बरकरार है, उसमें कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। ओके कितना सर, ऑर्डर बुक कितनी है इस समय आपकी? हम अभी 325 करोड़ पे ऑर्डर बुक पे बैठे हुए हैं नीरज। 325 बीते क्वार्टर के बता रहे हैं आप? या तो 1 अक्टूबर को हम 325 करोड़ के ऑर्डर बुक पे बैठते, चलिए हमारे बिजनेस में 3 महीने के ऑर्डर बुक कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, ये क्या ये भी होता है चूंकि आपके यहाँ रिपीट वाला सिस्टम ज़्यादा है, तो ऑर्डर बुक बहुत पाइलअप नहीं होती है क्योंकि वो उसी समय निकल गया? एकदम सही बोल रहे हैं आप। जनरली क्या होता है, बिकॉज रिपीट ऑर्डर के कारण जो ऑर्डर बुक आते हैं वो रिपीट के बेस पे आते हैं। हाँ। तो इसने बताया हम 325 करोड़ ऑर्डर बुक जो बात कर रहे हैं, इसकी डिलीवरी हमें 3 से 3.5 महीने में करनी होती है। तो हम जो ऑर्डर बुक कैरी करते हैं वो 3-3.5 महीने की ऑर्डर बुक होती है, उससे ज्यादा की नहीं होती है एज ए बिजनेस, बिकॉज ये सारे के सारे स्पेयर ऑर्डर ज्यादा होते हैं, रिपीट ऑर्डर ज्यादा होते हैं। ओके सर, आपका क्या अपना कैपेक्स प्लान हमें बताइए, क्या चल रहा है इस वक्त?
सो कैपेक्स प्लान आपको याद होगा, हमें बता दें चिली हमारा मेजर कैपेक्स प्लान है, क्योंकि सारा मैक्सिमम ग्रोथ डाटा प्लान का वहां से आने का है। तो उस पर्टिकुलर मूव में हमने लैंड एक्वायर कर लिया है, हम कुछ परमिशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो वो प्लान हमारा ट्रैक पे है। एंड जैसे बताया था हमने कि Q1 FY25 में हमारा टारगेट है उसको कमर्शियलाइज करने का। बाकी इंडिया में भी कैपेक्स प्लान इन टर्म्स ऑफ एडिंग ब्रेसेस वो भी ऑनलाइन ही है। एंड साउथ अफ्रीका में भी हम कुछ कैपेसिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो FY25 में 25-26 में जाके हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी एक्सपांशन प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ओके एक चीज़ सर आपने और बताई थी आप लोगों ने लिस्टिंग के समय ही कि आपका H2 H1 से ज़्यादा बेटर होता है, क्यों? जो हमने देखा है जनरली क्या होता है कि ग्लोबली जो वो फॉलो करते हैं कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, तो उनका टेंट ऑफ क्या होता है कि फर्स्ट हाफ में दे टेंड टू कीप द ऑर्डर बुक इंटैक्ट, बजट उनका इंटैक्ट। और जब H2 जब आता है वो ऑलवेज कोशिश करते हैं कि सारे के सारे वो बजट को कंज्यूम कर लें। तो जो ऑर्डर बुक हमारे पास आती है कैलेंडर के हिसाब से, उनके Q3 Q4 ऑफ कैलेंडर ईयर, जो हमारा Q3 Q4 ऑफ फाइनेंशियल होता है, ज्यादा होता है। तो इसलिए जब Q3 Q4 कैलेंडर का जो ऑर्डर बुक जब हमारे पास आता है, दैट टर्न्स इनटू रेवेन्यू इन Q3 Q4 ऑफ आवर फाइनेंशियल ईयर। और उनका Q1 Q2 ऑफ कैलेंडर जो होता है ऑर्डर बुक का, वो लो होता है। इसलिए हमारा H1 जो फाइनेंशियल Q1 Q2 होता है वो लो होता है। ओके दैट्स फाइन। अच्छा मनोज जी, एक बड़ा अनरिलेटेड क्वेश्चन है, उससे जानकारी के लिए पूछो। पेरू में आजकल बड़ा झगड़ा झंझट चल रहा है और वो कॉपर के बड़े भारी प्रोड्यूसर है, तो उसका कुछ बताइए, क्या असर कुछ हो रहा है क्या इंडस्ट्री पे? लैटिन में थोड़ी चीजें होती थी, आपको याद होगा चिली में भी 3-4 साल पहले काफी उन्माद हुआ था कुछ पशु को लेके। हाँ सारे सेटल हो चुके हैं, पेरू में भी हुआ कुछ पर्टिकुलर जगह पे, बट अभी तक हमको उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है, तो तारीफ है। और पेरू वैसे भी हमारे बेसिकली मार्केटिंग कंपनी है, वी डोंट हैव एनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। हाँ नहीं, बट वो तो मैंने इंडस्ट्री के लिहाज से समझने के लिए पूछा, क्योंकि वो मैं पढ़ रहा था कि उसमें बहुत सरकार और के खिलाफ बड़ा माहौल बन गया वहाँ पे। हाँ, वो जैसे चिली में भी हुआ था, लैटिन में कई बार ये होते रहते हैं। जैसे आपको याद होगा चिली में काफी हाँ साल बिल्कुल। पहले काफी नया कस्टमर बना, नई गवर्नमेंट आई है। बट एक्चुअली अभी तक ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है ऐसा बिजनेस एनवायरमेंट कंसर्न, बिकॉज पेरू चिली ये दोनों कंट्री जो है पूरी की पूरी माइनिंग पे डिपेंड करती है, जैसे आपको पता होगा। तो सबवे वो हमेशा ट्राई करते हैं कि माइनिंग में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आए, अदरवाइज उनकी इकोनॉमी पूरी इम्पैक्टेड हो जाती है। ओके तो मनोज जी बहुत शुक्रिया। और मैं आपकी बातचीत से ये समझा कि जो नया बिजनेस आप एक्वायर कर रहे हैं वो आपके लिए ग्रोथ ड्राइवर है। रिपीट बिजनेस आपका एन्युटी है, लेकिन चूंकि वो कंपटीशन में नहीं है उसमें, तो आपके लिए बढ़िया है। और आप 3rd और 4th क्वार्टर जो इंडिया का होगा उसमें बढ़िया रिजल्ट पेश करेंगे। सही, आप सही पकड़े। सही पकड़े। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मनोज जी जुड़ने के लिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी थी, तो मैंने कहा इसको समझा जाए। क्योंकि बहुत लोग, जैसे एक बार मैं बताऊं मनोज जी, मैं 3M इंडिया के बारे में पढ़ रहा था, मुझे वो बहुत समय लगा उसको समझने में कि काम क्या करते हैं वो। तो वैसी आपकी कंपनी है, इसको आसानी से समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज थोड़ा सा जानकारी आपके थ्रू मिली। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। 596 रुपये 15 पैसे पे टेगा इंडस्ट्रीज इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और जो रिसेंट लिस्टिंग हुई उनमें से ये स्टॉक है जो सबसे कम करेक्शन में इस वक्त चल रहा है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट में चर्चा। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और बाजार इस वक्त कितना 77 पॉइंट, फिर से थोड़ी कमजोरी बढ़ रही है। वीरू को जोड़ते हैं फटाफट। वीरू, नजर कहाँ है निफ्टी में? देखिए नीरज जी, अभी भी कॉल राइटर्स बहुत कन्विक्शन के साथ है, स्पेशली निफ्टी बैंक में 43,500, 43,600, 43,800, तो बैंकों की वीकनेस कायम है। अभी मैं नहीं कह सकता नीरज जी कि आज के लो जो है वो हम डिफेंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सिर्फ निफ्टी को एक एडवांटेज दिग्गज रिलायंस का है, बाकी अभी भी कॉल राइटर्स पे नीरज जी कन्विक्शन है। पुल बैक का बहुत स्ट्रॉन्ग केस मेरे पास अभी नहीं है एज पर द डेटा नीरज जी। देख भी रहा 80 पॉइंट नीचे है। और मिड कैप में ज़्यादा गिरावट है, 450 पॉइंट। माय गॉड। तो खैर इस समस्या को सुलझाएंगे वीरेंद्र इस ब्रेक के बाद। आपके लिए बढ़िया कुछ ट्रेड्स बनाएंगे, कुछ स्ट्रेटजी बनाएंगे कैसे इससे निपटा जाए। तो छोटा सा एक ब्रेक, लौट तुरंत आते हैं वीरेंद्र और अनुज के साथ कमाई कटा। देखिए